हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के बीएड एंट्रेंस टेस्ट के आंसर की को देखेंगे और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी हम शॉर्ट में देखेंगे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, इसमें जो है वो 4 सेक्शन है जो इस तरीके से है। पहला सेक्शन 25-25 करके, उसमें 100 सवाल है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला जो सेक्शन है और उसका जो पहला सवाल है वो यहाँ से देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पर्पस ऑफ टीचिंग। इसमें से कौन टीचिंग का पर्पस नहीं है। अब इसमें ऑप्शन देखें, क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशन, मोटिवेटिंग द चाइल्ड, एंड डायग्नोजिंग लर्निंग प्रॉब्लम, एंड ऑप्शन डी इज़ मेकिंग द चाइल्ड डॉगमेटिक। तो हमारा पर्पस टीचिंग का कभी भी बच्चे को डॉगमेटिक बनाना नहीं होता। तो ये जो है आपका डी, वो इसमें से नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच टीचिंग मेथड वुड यू लाइक टू प्रेफर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसमें देखें, ट्रेडिशनल मेथड, इनोवेटिव, सेल्फ सेंटर्ड एंड टेक्स्ट बुक। तो इसमें जो सबसे बेस्ट है दैट इज़ इनोवेटिव मेथड। जस्ट वेट, यस। नेक्स्ट, इन योर ओपिनियन व्हाट डज अ टीचर डू एग्जैक्टली ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचर क्या करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दरमियान? स्कॉल्डिंग स्टूडेंट्स विदाउट एनी रीज़न, किसी भी वजह, मतलब बिना कोई वजह के जो है वो स्टूडेंट को स्कॉल्डिंग करता है। उसके बाद है डिक्टेट नोट्स टू द स्टूडेंट, एंगेज देम इन रीडिंग बुक ऑफ एनी सब्जेक्ट एंड मोटिवेटिंग देम टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। तो 3 का जो हमारा है वो सही ऑप्शन है 3 का डी, मोटिवेटिंग देम टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। ये हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास जो है इसका आंसर है 4 का, वो है बी, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एस्पेक्ट। तो हमारा जो है ये सबसे सही है 4 का बी। नेक्स्ट 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है कि विच एस्पेक्ट एमंग द फॉलोइंग अ टीचर मस्ट नो बिफोर स्टार्ट ऑफ द लेसन। जब भी एक टीचर एक लेसन स्टार्ट करता है तो उसे ज़रूर जानना चाहिए इसमें से किस पहलू को। अब इसमें देखें, फुल नेम्स ऑफ द स्टूडेंट कोई ज़रूरी नहीं है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन वो तो सेकेंडरी चीज़ है, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट एंड ऑथर ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, ऑप्शन सी, 5C। नेक्स्ट 6, अ सक्सेसफुल टीचर मस्ट चेक द रिटन वर्क ऑफ द स्टूडेंट। अब इसमें जो ऑप्शन है वो है इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, एट द एंड ऑफ द वर्क। तो इसमें अगर देखा जाए तो सक्सेसफुल टीचर ये है, वो है कि इमीडिएट उसको चेक कर ले रिटन वर्क जो है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 6A। वैसे बी भी हो सकता है, थोड़ा सा इसमें नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज। एक टीचर के सामने सबसे ज़रूरी या आप कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो होता है वो क्लासरूम डिसिप्लिन मेंटेन करना बड़ा चैलेंज नहीं है, ठीक है ना, और होमवर्क कराना भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि किस तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंजॉयबल बना सकें, ठीक है ना, बच्चे उसमें इंटरेस्ट डेवलप करें और वो इसको बर्डन ना समझ करके सही तरीके से पढ़े। तो सबसे ये चैलेंजिंग वर्क है। अगर इंजॉयबल फॉर्म में अगर टीचर पढ़ा लेता है तो उसका समझिए कि जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। तो इसका जो 7 का है हमारे पास दैट इज डी, 7D। नेक्स्ट 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्सपर्ट टीचर। एक्सपर्ट टीचर का इसमें से कौन सी सबसे अहम खसूसियत है। तो इसमें देख लें आपके, दे नॉट ओनली नो द कंटेंट, वो सिर्फ कंटेंट ही को नहीं जानते बल्कि ऑल्सो नो हाउ टू रिलेट इट विद रियल लाइफ। यानी कि एक्सपर्ट टीचर जब पढ़ाते हैं तो कंटेंट के साथ साथ चीज़ों को रियल लाइफ से जोड़ करके उसको एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल के साथ उसको पेश करते हैं। तो इसका जो सबसे सही है 8D। नेक्स्ट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज। अब इसमें देखिए पेडोसेंट्रिक, इसका सबसे सही आंसर ये दैट मीन्स सही है 9A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब है अगला 10, ऐसे टाइप क्वेश्चन हेल्प इन एवेल्युएटिंग दी। अब इसका जो ऑप्शन है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड इस तरीके से राइटिंग स्पीड ऑफ द स्टूडेंट। वैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो टिपिकली बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग को इवेलुएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और MCQ टाइप जो होता है वो कन्वर्जेंट टाइप के थिंकिंग को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन सही होना चाहिए, वो होना चाहिए डाइवर्जेंट थिंकिंग। हालांकि ऐसे जब कई दफ़ा लिखा जाता है तो उसमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों तरीके के, लेकिन जो बेस्ट होगा वो होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, 10B। उसके बाद है नेक्स्ट
11। व्हाट डू यू मीन बाय एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड जो है इसका ऑप्शन पहला सही है, स्पेसिफिक कैपेसिटी को हम एप्टीट्यूड कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इन ए क्लासरूम द टीचिंग प्रोसेस शुड बी। क्लासरूम में टीचिंग प्रोसेस किस तरीके का होना चाहिए? अब देख लें, टीचर सेंटर्ड, नई मॉडर्न कंसेप्ट में ये नहीं है, लर्नर सेंटर्ड, परफॉर्मेंस सेंटर्ड एंड करिकुलम सेंटर्ड। जैसे ही लर्नर सेंटर्ड होगा तो वो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और तो इसमें जो सही सबसे सही ऑप्शन है जो आपको चूज़ करना है, दैट इज़ लर्नर सेंटर्ड, 12B। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज टू। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव, सबसे मेन मकसद क्या है? स्टूडेंट सॉल्व दियर प्रॉब्लम, ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव तो कई हैं लेकिन उसमें जो मेन है वो है क्या? ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, 13B। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, आफ्टर कंप्लीटिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, किस में? स्कूल सब्जेक्ट में, और फिर आप एक जॉब के लिए जो है जॉब तलाश रहे हैं, तो इसमें से कौन सा जो है वो आप प्रेफर करेंगे? तो टीचिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आगे आइए, द प्राइमरी टास्क ऑफ ए टीचर इज़। तो इसमें से देखें कि प्राइमरी टास्क टीचर का क्या है? टीच द प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम। उसके बाद जो है स्टिमुलेट एंड गाइड द स्टूडेंट लर्निंग, प्रमोट हैबिट ऑफ कन्फॉर्मिटी, ये सही नहीं है, टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल एट वेयर एवर इंडिकेटेड। डी एक तरीके से सही है, लेकिन जो सबसे सही है इसमें चारों में, टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग, ये आपका सही होगा, 15B। लर्निंग विदाउट बर्डन, अब ये जो है वो एक एजुकेशनल रिपोर्ट है ना, एजुकेशनल रिपोर्ट ऑफ ए कमिटी, यशपाल कमिटी भी जो है वो इसको हम कहते हैं, उसकी रिपोर्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन? साइन कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है, इशारे के जरिए बात करना। जेस्चर बॉडी एक्सप्रेशन, या आप कह सकते हैं इस तरीके से जो है वो भी एक ये है, कम्युनिकेशन का एक क्या है? फॉर्म है। पैंटोमाइम भी कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है, लेकिन टेलीविज़न ये एक कह सकते हैं कि मीन्स है, साधन है कम्युनिकेशन का। तो सही जो नहीं होना चाहिए इसमें वो डी होना चाहिए, 17D। ठीक है कि ये मीन्स है और वो बाकी जो है वो क्या है? आपको फॉर्म है। नेक्स्ट 18, वन स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम लूजेज हिज टेम्पर वेरी क्विकली, व्हाट विल यू डू? अब इस केस में आप क्या करेंगे? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, मेंटेन कंजेनियल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, अ क्रिएटिव चाइल्ड इज़ वन हु। क्रिएटिव चाइल्ड वो है, अब देखिए कि क्रिएटिव चाइल्ड की जो थिंकिंग होती है वो डाइवर्जेंट तरीके की होती है। अब उसमें जो चार ऑप्शन है कि हैज़ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये यहाँ पे सही आपका ऑप्शन हो जाएगा, 19C। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन। मेजरमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन इज़ अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट सोन उसी तरीके से है कि मेजरमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू एवेल्युएशन, मेजरमेंट इज़ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। अब इसमें देखें कि टेस्टिंग, मेजरमेंट, इवेल्युएशन और असेसमेंट, जब आप चारों को ऑर्डर में डालेंगे तो टेस्टिंग के बाद मेजरमेंट होगा, फिर असेसमेंट होगा, तब जाके इवेल्युएशन होगा। तो इसमें जो सही होगा वो जो है कि मेजरमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का पार्ट है मेजरमेंट, यानी कि 20 का ए इसमें सही ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट, जैसे बी लिखा हुआ है इसमें कि इवेल्युएशन इज़ ए पार्ट ऑफ मेजरमेंट, नहीं। आप जब एक तरीके से कहें कि वो आप ग्राफ के जरिए भी देखें तो इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे टेस्टिंग, उसके बाद जो है नेक्स्ट, उसके बाद असेसमेंट, और सबसे आखिरी में जो है आपका वो इवेल्युएशन होगा। तो मेजरमेंट जो है वो इवेल्युएशन का पार्ट है। नेक्स्ट, वाई असेसमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग? टीचिंग में असेसमेंट क्यों जरूरी है? अब टीचिंग में ये ज़रूरी क्यों है? टू गेट मार्क्स और ग्रेड। असेसमेंट का एक छोटा सा पर्पस वो होता है। नेक्स्ट, टू मोटिवेट द स्टूडेंट फॉर लर्निंग, इसका सही ऑप्शन जो है ये होना चाहिए। रिकॉर्ड मेंटेन करना, डिफरेंशिएट वर्णन, डिफरेंशिएशन हमारा मकसद नहीं होता है कभी भी असेसमेंट का, तो मोटिवेट करना जो है वो सही है, 21 का भी। ए मोटिवेटेड टीचर विल हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। एक मोटिवेटेड टीचर की क्या खासियत हो सकती है? इसमें से चार ऑप्शन जो है वो है कि गोल डायरेक्टेड उनका बिहेवियर होगा, डिससेटिस्फैक्शन, अनरियलिस्टिक लेवल ऑफ एस्पिरेशन, थोड़ा बहुत ये हो सकता है, लेकिन इसमें जो सबसे सही है वो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फॉर ए टीचर टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर ही और शी। टीचर इफेक्टिव कम्युनिकेटर तभी कहलाएगा जब
या हम ही अगर आप ही एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर तभी होंगे जब आप जो चीज़ को कह रहे हैं वो सामने वाले तक एग्जैक्ट मीनिंग पहुंच जाए या वो उसको सही से समझ ले। यानी कि आप कह सकते हैं कि हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ व्हाट इज टाउट, जो पढ़ाया गया है उसकी मीनिंग को सही तरीके से समझ लेना। उसके बाद है नेक्स्ट 24, फॉर अ टीचर टू टीच ए डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड इन द क्लास शुड, अब इसमें से जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 24 का। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स आर टीचर टू, इसमें 4 ऑप्शन जो है वो, इसमें सबसे सही तरीका जो है एडजस्ट हिज टीचिंग मेथडोलॉजी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स, ये 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 27 के बारे में बात कर लेते हैं, अगर 27 का हो जाएगा बी। 27 का आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को इम्प्लीमेंट हुआ था ये। और 28 को देख लेते हैं, सेंसस के हिसाब से देखेंगे तो दोनों मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट का डिफरेंस निकालेंगे तो 17% आ जाएगा। 29 को देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। 30 देख लेते हैं, 30 का आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा में लोकेटेड है ये। 31 का हो जाएगा डी, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में दे रखा है SC/STs के बारे में, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में। 32 का आंसर देख लेते हैं, 32 का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सी। 33 का देख लेते हैं, 33 का हो जाएगा 50% डी। 2035 तक जो है हायर एजुकेशन में फीमेल का जो है इनरोलमेंट 50% करने का टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, 34 का आंसर हो जाएगा ए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। 35 देख लेते हैं, 35 का आंसर हो जाएगा सी। 35 का आंसर हो जाएगा सी, 2016। 36 देख लेते हैं, इसका हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा ए, नॉलेज लिबरेट्स करके होता है, UGC का ये मोटो है। 37 का देख लेते हैं, 30 एडुसेट। 37 का आंसर हो जाएगा बी, 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था। 38 का देख लेते हैं, 38 का आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। 39 का तो बहुत ईजी है, कंकरेंट लिस्ट पता ही है। 40 देख लेते हैं, 40 का भी आंसर आसान है, 40 का सी हो जाएगा 5 + 3 + 3 + 4। 41 का देख लेते हैं, 41 का हो जाएगा ए, हौसला 2018। 42 का आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। 43 का आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 44 देख लेते हैं, 44 का आंसर हो जाएगा ए, भोपाल। 45 का देख लेते हैं, 45 का आंसर हो जाएगा ए। 46 का देख लेते हैं, 46 का आंसर हो जाएगा डी। और 47 का देख लेते हैं, 47 का आंसर हो जाएगा सी, जून 17। 48 देख लेते हैं, 48 का आंसर हो जाएगा सी। 49 का आंसर हो जाएगा डी, त्रिपुरा। 50 का आंसर हो जाएगा सी। हम स्टार्ट कर रहे हैं वो रीजनिंग का, जिसमें 25 सवाल है। 51 जो है कि रहीम स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड गोज़, इस तरीके से है इसका ऑप्शन। तो इसमें हम सिर्फ जो आंसर की है वो करते हैं और लास्ट में इसका सॉल्यूशन है वो हम 1 बाय 1 करेंगे, देखेंगे। तो 51 का इसमें जो है वो है सी, ठीक है, 51 सी। नेक्स्ट 52 का भी हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी ही सही है। उसके बाद नेक्स्ट है 53, रोहन इज़ द ब्रदर ऑफ सोहन। लास्ट में हमने एक्सप्लेनेशन भी किया है, वो आगे हम देख लेंगे, फिलहाल सिर्फ इसका आंसर की। 53 का भी सी ही है, रोहन। नेक्स्ट 54, नेक्स्ट है 54 का जो हमारे पास सही आंसर है वो है बी, 54 बी। नेक्स्ट 55, इसका जो सही आंसर है हमारे पास है वो है ए, 20। उसके बाद जो है वो हमारा 56 का ए, थर्सडे। नेक्स्ट हाँ 56 ए हो गया। उसके बाद 57 सारे का सॉल्यूशन है डी, 57 का डी। नेक्स्ट 58 का है डी, 120%। 59 सी है, रैक्ट। उसके बाद है 60 जो है वो आपका बी है, कंट्री। उसके बाद 61 जो होगा वो आपका हो जाएगा बी, यस पीयर। उसके बाद नेक्स्ट है 62 का बी है, फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट है 63 में जो है वो हाँ 63 NAKE, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 64 का जो है हमारा वो है BYAC। 65 का है हमारे पास डी।
नाइदर वन नॉट टू फॉलो 65, ठीक ओके। 66 ए में जो है वो है 21435। उसके बाद 67 डी ड्राइविंग। नेक्स्ट 68 में थोड़ा सा ये है कि इसमें या तो बी होगा या फिर सी होगा, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं बी और सी। उसके बाद है 69 का जो हमारे पास वो है ए यू डब्ल्यू, तुम इधर आओ जी, हाँ। उसके बाद है 70 नेक्स्ट 70 का जो हमारा ऑप्शन है वो है डी। अभी सारे का एक्सप्लेनेशन नीचे में है, जस्ट आएगा। 71 का है हमारे पास 125 सी। उसके बाद है 72 का सी, 73 का भी सी 20 किलोमीटर। 74 का जो है हमारे पास वो हो जाएगा बी का मतलब है 3:1। और 75 का जो है वो हमारे पास है डी। 75 का क्या है डी 44 टाइम्स। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो हमारा जो 51 क्वेश्चन है वो इस तरीके से था, जस्ट वेट। क्या था कि रहीम एक पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, उसके बाद है गोज़ 1 किलोमीटर साउथ, देन 1 किलोमीटर ईस्ट, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज़ 1 किलोमीटर नॉर्थ। हाउ फार अवे रहीम इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इस तरीके से हमने सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर ए से जो है वो बी की तरफ गया, बी से सी से ई, और फिर ए से ई के बीच का डिफरेंस फाइनल जो है। तो यहाँ पर जो उस बच्चे का सवाल है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी कंफ्यूज हो गया, हालांकि सही आंसर जो होगा उसका 1 किलोमीटर, दैट इज सी। उसके बाद अगला है 52 का यहाँ पे देख सकते हैं कि कोडिंग में समर इस तरीके से लिखा हुआ था कि समर जो है, अच्छा लेकिन 50 के सवाल को चैलेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ देखें आप कि समर इस तरीके से आप जब कोडिंग करें तो एस और यू इस तरीके से हो जाएगा और आर और ई चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से विंटर में भी तो एम तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ना, तो इसलिए इसका सी भी आंसर सही है और डी भी आंसर सही है, और इसको चैलेंज भी किया जा सकता है सही तरीके से। अब है नेक्स्ट 53 में हम देखें कि सवाल जो था रोहन इज़ द ब्रदर ऑफ सोहन, यहाँ हमने किया भी है कि रोहन जो है वो सोहन का भाई है। उसके बाद क्या है कि कहाँ गया भाई सोहन, हाँ। उसके बाद है मोहन इज़ द फादर ऑफ रोहन, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जो है रमन इज़ द ब्रदर ऑफ दिया एंड दिया इज़ द डॉटर ऑफ सोहन, इस तरीके से हमने किया हुआ। हु इज़ द अंकल ऑफ रमन, रमन का अंकल कौन है। अब इसमें देखें कि रोहन और रमन उसके बीच जो है एक जनरेशन का गैप है, तो एक तरीके से जो है वो उसके अंकल हो गए। तो 53 का सी जो है हमारे पास वो कौन था, रोहन इसका सही आंसर। उसके बाद है 54 आप देखें, अरे तुम क्यों ऊपर नीचे कर रहे हो भाई, हाँ 54 बी। इसमें जो है वो 54 में जो है जस्ट वेट एमंग 5% एम एन, तो दो कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं, 54 की बात कर रहे हैं हाँ। तो इसमें दिया हुआ कि टी जो है वो डी से बड़ा है लेकिन एम से छोटा है, और दूसरा कंडीशन ये है कि आर जो है एन से बड़ा है और डी से छोटा है। तो दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको आ जाएगा एम इज़ ग्रेटर देन टी इज़ ग्रेटर देन डी, और इस तरीके से, यानी कि सबसे लंबा जो है इसमें वो है एम। तो 54 का जो है हमारा था वो बी। उसके बाद है 55, ये नंबर सीरीज़ है और आप देख सकते हैं कि बस सिंपल है, इसको 2 से कंसेक्यूटिव टर्म को 2 से डिवाइड करते हुए आगे बढ़ा गया है। 56 का जो सवाल था कि अगर 1 अक्टूबर को मंडे है तो 1 नवंबर को क्या होगा, ठीक है ना। तो 1 अक्टूबर को अगर मंडे है तो पहला 8वां 15वां 22वां और 29वां जो उस महीने का दिन होगा वो मंडे होगा। उसके बाद 31वीं तारीख जो होगी वो वेडनेसडे होगा। तो 1 नवंबर विल बी थर्सडे। उसके बाद है नेक्स्ट 57 का, ओहो जस्ट वेट, 57 का जो हमारे पास सवाल है वो है हाँ, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम नो लाइन इज़ एन एलिफेंट। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और फिर कंक्लूजन है उसके बेसिस पर। तो कोई भी लाइन जो है वो एलिफेंट नहीं है, आप देख लें इस तरीके से ई और एल, ये दोनों में इंक्लूजन नहीं है किसी तरीके का। उसके बाद है ऑल एलिफेंट्स आर कंगारूज, तो कंगारूज एलिफेंट के ऊपर, दैट मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हैं कि, और फिर तीसरा जो स्टेटमेंट है ऑल कंगारूज आर जिराफ्स, तो एक तरीके से कह सकते हैं जी इज़ ग्रेटर देन के एंड के इज़ ग्रेटर देन ई। अब जी और एल के बीच कुछ इंक्लूसिवनेस हो सकता है, लेकिन ई और एल जो है वो इंक्लूसिव नहीं है। तो जो सही ऑप्शन आपको आ जाएगा जब उसको देखेंगे वेन डायग्राम को, तो सही ऑप्शन जो होगा ऑल कंगारूज कांट बी लायन। 57 का जो है हमारे पास वो डी है। उसके बाद 58 में जो है ए मैन गेन्स 10% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस, इफ़ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस द प्रॉफिट मेड इज। अब इसमें देख लें कि यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस की बात है, कॉस्ट प्राइस पे करने की नहीं ना। तो सेलिंग प्राइस अगर एक्स है तो गेन परसेंट 10 है, और हम जानते हैं कि गेन परसेंट जो होता है वो क्या होता है, गेन बाई CP × 100। इस तरीके से कॉस्ट प्राइस जो ओरिजिनल है डेट इज़ 10/11x, दैट मीन्स 10/11 ऑफ SP। उसके बाद केस 2 में देख लीजिए कि कहा कि अगर सेलिंग प्राइस डबल होता तो गेन परसेंट कितना होता, तो इस तरीके से जब आप निकालेंगे तो 120%। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59।
59 में हमने देख ही लिया, ये सब इजी सवाल थे। इसका जो सही आंसर था वो था राइट 59। उसके बाद 60 जो है वो बिब्लियोफाइल इज़ रिलेटेड टू बुक, तो पैट्रियट किससे रिलेटेड है, तो वो हो गया कंट्री 60 बी। उसके बाद 61 का भी जो है वो बी था। उसके बाद 62 तो यहाँ किया हुआ है, ये 62 में है कि जॉन रन्स फास्टर देन जॉर्ज, स्टेटमेंट 2। टॉम रन्स फास्टर देन जॉन, स्टेटमेंट 3। जॉर्ज रन्स फास्टर देन टॉम। इस तरीके से आपने इक्वेशन 3 बना लिए। अब ये कह रहा है कि अगर पहला और दूसरा इक्वेशन सही हो, तो पहला दूसरा इक्वेशन अगर सही है डैट मीन्स टॉम इज, या आप कह सकते हैं कि टॉम रन्स फास्टर देन जॉन एज वेल एज जॉर्ज, तो सही जो हो जाएगा। अब देखिए तीसरा वाला इक्वेशन हमको दिया गया था क्या, स्टेटमेंट जी इज ग्रेटर देन टी, लेकिन एक और दो को कंबाइन करके क्या आ रहा है, जे इज ग्रेटर देन जी एंड टी इज ग्रेटर देन जे। तो यानी कि जो हमारा तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, फॉल्स है। तो फॉल्स 62 का बी जो है हमारा वो सही है। उसके बाद 63 का सी। 63 में ये सिंपल सा आपको जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 64 में यहाँ इस तरीके से दिया हुआ फिर से लेटर सीरीज है SUWUWYWYA। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो जो है टर्म वो आगे बढ़ रहा है, दो लेटर आगे बढ़ रहा है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद 65 में था कि इसमें से कौन रीड द स्टेटमेंट। अब एक और दो देखिए। द बेस्ट एविडेंस ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट इज ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द वेस्ट। इसमें दो स्टेटमेंट है, तो इसमें जब आप कंक्लूजन देखेंगे तो इसमें से कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है। 66 हो ही गया। 67, 68, 69 आप देखें कि इस तरीके से है, फिर से लेटर सीरीज है ACFHKMPR और उसके बाद जो है वो स्पेस। तो आप देखें C से F 3 स्टेप आगे बढ़ रहा है, और A से C जो लगातार टर्म है उसमें दो लेटर आगे बढ़ रहा है। तो जब आप इसी तरीके से अरेंज करेंगे तो उसमें UW आएगा। UW जो है आपको 69 का A में है सही। उसके बाद 70 बस बिल्कुल ही सिंपल सा नंबर सीरीज है, इसको आप देख लें 0.0006, तो इसका जो है 70 का D। उसके बाद 71 में भी एक नंबर सीरीज है, और कंसेक्यूटिव टर्म जो है वो 5 से डिवाइड कर करके आ रहे हैं, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद 72 देख लें, बिल्कुल ही सिंपल सा उसमें है कि हर एक कंसेक्यूटिव नेक्स्ट टर्म में जो है वो 11, 13, 15 वो सब्ट्रैक्ट करके आया है। 73 का जो सवाल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कह सकते हैं आप एक तरीके से। ए बिलीनियर ड्रोव इज फेरारी टुवर्ड्स नॉर्थ, तो एक यहाँ देख लें आप कि ए से उसने स्टार्ट किया और बी की तरफ गया 20 किलोमीटर। ओ सॉरी, अभी मालूम नहीं है कि कितना किलोमीटर गया है वो है कि सिर्फ नॉर्थ की तरफ गया। उसके बाद क्या है कि फिर वो लेफ़्ट टर्न किया, नॉर्थ जा रहा है तो लेफ्ट टर्न करेगा, डैट मीन्स वेस्ट की तरफ जाएगा, तो 10 किलोमीटर। उसके बाद है कि सी पे पहुंच के उसने फिर से लेफ्ट टर्न किया है, ठीक है ना। ही फाउंड हिमसेल्फ 10 किलोमीटर टर्न लेफ्ट एंड कवर अगेन, उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। जब डी पे पहुंचा तो उसका फाइनल और इनिशियल जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर था। तो 10 किलोमीटर था, इसका मतलब कि सी बी और डी ए पैरेलल हो गया। तो कह रहा था, मतलब इसमें कहा गया कि इनिशियली जो वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में गया वो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो 20 किलोमीटर आपका सही है। 73 का सी। उसके बाद है 74 का बी आपका सही होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन जिसका डायमीटर सेम हो, तो डायमीटर अगर सेम होगा तो रेडियस भी सेम होगा, तो उसका 3:1 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। एक सवाल लास्ट है और ये इंटरेस्टिंग भी सवाल था 75 का, कि कितनी मरतबा जो है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड किसी घड़ी का वो जो है वो राइट एंगल में होंगे। तो हम जानते हैं कि अगर मिनट हैंड है ना, तो मिनट हैंड 360 डिग्री बनाएगा कितने टाइम में, 1 घंटे में, और 1 मिनट में 6 डिग्री 6 डिग्री बनाएगा, फॉर्म करेगा। उसके बाद आगे आइए आपके देखिए कि उसी तरीके से ओवर हेड जो है वो 30 डिग्री बनाएगा 1 घंटे में, और 0.5 डिग्री बनाएगा 1 मिनट में। अगर हम मिडनाइट से स्टार्ट करें, यहाँ हमने सॉल्व कर दिया है, उसको देख सकते हैं शॉर्ट में। मिडनाइट से स्टार्ट करें तो 6 डिग्री इंटू एक्स जो है यहाँ पे हमने मान लिया कि x मिनट लगा है एक हैंड और दूसरे हैंड जो है 90 डिग्री बनाने में। तो पहली मरतबा में जो है 6 डिग्री इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 0.5 इंटू एक्स, क्योंकि फिर ओवर हैंड भी तो शिफ्ट कर जाएगा थोड़ा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, एक्स आ जाएगा 180/11। उसके बाद है कि अगली मरतबा नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि 270 डिग्री का जो एंगल होगा वो भी एक तरीके से 90 डिग्री होगा। तो 6 डिग्री इंटू x1 और फिर माइनस 0.5 इंटू x1 इज इक्वल्स टू 270। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 540/11। दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपको 360/11। सिंप्लीफाई करके आ जाएगा आपका 44 टाइम्स। तो ये रहा आपका रीजनिंग का सेक्शन। तो 50 सवाल यहाँ पर सॉल्व हो गए। 76 का आंसर हो जाएगा डी स्पीक। 77 का आंसर हो जाएगा सी वॉज हेल्ड। 78 का आंसर हो जाएगा बी। 79 का आंसर हो जाएगा ए एट इन 4।
80 का आंसर हो जाएगा बी, पुट ऑफ। 81 का आंसर देख लेते हैं। 81 का आंसर हो जाएगा ए। 82 का आंसर हो जाएगा डी। 83 का आंसर हो जाएगा डी। 84 का आंसर हो जाएगा बी। 85 का आंसर हो जाएगा बी। 86 का आंसर हो जाएगा सी। 87 का आंसर हो जाएगा डी। 88 का आंसर हो जाएगा बी। 89 का आंसर हो जाएगा बी। 90 का आंसर हो जाएगा बी। 91 का आंसर हो जाएगा सी। 92 का आंसर हो जाएगा ए। 93 का आंसर हो जाएगा सी। 94 का आंसर हो जाएगा डी। 95 का आंसर हो जाएगा ए। 96 का आंसर हो जाएगा डी। 97 का आंसर हो जाएगा सी। 98 का आंसर हो जाएगा बी। 99 का आंसर हो जाएगा सी। 100 का आंसर हो जाएगा सी।